इतिहास की किताबों में ना अक्सर बड़े बड़े राजाओं और लड़ाइयों की ही बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी सबसे दमदार कहानियां उन लोगों की होती हैं जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया था। तो आज हम भारत के सबसे जरूरी आदिवासी आंदोलनों में से एक मुंडा विद्रोह को गहराई से समझने वाले हैं। और हाँ, ये पूरा विश्लेषण बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड समझ बन सके। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उन कारणों की तह तक जाएंगे जिनकी वजह से ये महान विद्रोह हुआ। उसके बाद हम इसके मकसद और इसके स्वरूप को देखेंगे, और फिर बिरसा मुंडा के जबरदस्त नेतृत्व पर फोकस करेंगे। और आखिर में हम विद्रोह के नतीजों, इसके महत्व और इसकी विरासत को समझेंगे। ये स्ट्रक्चर न केवल कहानी को समझने में, बल्कि परीक्षा में एक बेहतरीन जवाब लिखने में भी बहुत मदद करेगा। चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंडा विद्रोह के परिचय की। एक ऐसा आंदोलन जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है महान हलचल। तो देखिए, मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में, मतलब 1895 से 1900 के बीच छोटा नागपुर के इलाके में हुआ एक बहुत बड़ा आदिवासी विद्रोह था। और इसके लीडर थे वो शख्स जो आगे चलकर एक किंवदंती बन गए, बिरसा मुंडा। लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत और बाहरी लोगों के शोषण के खिलाफ आज़ादी का एक जोरदार ऐलान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने इस महान हलचल को जन्म दिया। देखिए, ये विद्रोह कोई रातों रात नहीं हुआ था। ये तो दशकों से चले आ रहे शोषण, नाइंसाफी और गुस्से का नतीजा था, जो अब उबल पड़ा था। इस पूरे विद्रोह की जड़ में एक शब्द है, दिकू। मुंडा जनजाति के लोग बाहरी लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते थे। कौन थे ये बाहरी लोग? साहूकार, जमींदार, ठेकेदार। ये सिर्फ नए लोग नहीं थे, ये वो ताकत थे जो उनके सदियों पुराने रहन सहन और समाज को तबाह कर रहे थे। हालत ये हो गई थी कि मुंडा लोग अपनी ही जमीन पर अजनबी बन गए। और यहाँ हम झगड़े की असली वजह पर आते हैं, जमीन। मुंडा लोगों की अपनी एक पारंपरिक खुंट-कट्टी व्यवस्था थी। ये एक सामूहिक सिस्टम था, जिसमें जमीन किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। ये उनकी पहचान थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक बिल्कुल अलग सिस्टम लागू कर दिया, जिसमें जमीन किसी एक व्यक्ति की होती थी, उस पर भारी टैक्स लगता था। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। उनकी पुरखों की जमीनें उनसे छिनकर सीधे दिकुओं और जमींदारों के हाथ में जाने लगी। चलिए, इन कारणों को थोड़ा और गौर से देखते हैं। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद से ही उनके अधिकारों पर चोट होनी शुरू हो गई थी। फिर आया कॉर्नवालिस का 1793 का सिस्टम, जिसने महाजन और साहूकार जैसे बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी, जो सिर्फ शोषण करना जानते थे। और जब मुंडा लोग इंसाफ के लिए जाते थे, तो उन्हें क्या मिलता था? एक अंग्रेजी कानून व्यवस्था जो इतनी महंगी और उलझी हुई थी कि वो हमेशा बाहरी लोगों का ही साथ देती थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिकुओं के आने से उनका पूरा सामाजिक ढांचा टूट गया। फिर बेट बेगारी जैसी प्रथा ने उन्हें अपनी ही जमीन पर गुलाम बना दिया। उनसे जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाए जाने लगा। और जैसे इतना काफी नहीं था, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरी भी आ गए, और उनके काम को मुंडा लोगों ने अपनी संस्कृति और अपने विश्वासों पर हमला माना। तो इतने सारे जुल्मों के बाद मुंडा लोग क्या चाहते थे? उनका आखिरी मकसद क्या था? आइए अब विद्रोह के उद्देश्यों और उसके स्वरूप को समझते हैं। उनके इरादे बिल्कुल साफ और बुलंद थे। वो दिकुओं, मिशनरियों और अंग्रेजों, इन सभी को अपनी जमीन से बाहर निकालना चाहते थे। वो जबरदस्ती की मजदूरी खत्म करना चाहते थे। और एक बहुत जरूरी बात, वो सामाजिक और धार्मिक सुधार करके अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक ईश्वर की पूजा, पवित्रता और नैतिक जीवन पर जोर दिया। इस विद्रोह के कई पहलू थे। ये अपने पुराने सुनहरे दौर को वापस लाने की एक कोशिश थी, जब वो अपनी जमीन पर आजाद थे। इसका फोकस मुख्य रूप से छोटा नागपुर के स्थानीय मुद्दों पर ही था। और हाँ, ये हिंसक भी था। उन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए, जो दिखाता है कि उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के लिए कितनी ज्यादा नफरत और गुस्सा भरा हुआ। और इस पूरे आंदोलन के केंद्र में, इसकी धड़कन में, एक ही असाधारण व्यक्ति था, बिरसा मुंडा। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक भविष्य दृष्टा थे, एक समाज सुधारक थे। अपने लोगों के लिए वो धरती आबा यानी धरती के पिता थे। 1895 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिरसा ने ऐलान किया कि वो भगवान के दूत हैं और उनके पास दैवीय शक्तियां हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम था।
इस ऐलान के बाद हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। लोग उन्हें अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भगवान बिरसा के रूप में देखने लगे। उनका राजनीतिक लक्ष्य इस एक नारे में गूंजता है, अबुआ राज से तिरजाना, महारानी राज टुंडू जाना। इसका सीधा और क्रांतिकारी मतलब था, रानी का राज खत्म हो और हमारा राज कायम हो। ये ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और एक आज़ाद मुंडा राज बनाने का खुला आह्वान था। एक दूर की सोचने वाले लीडर के तौर पर बिरसा ये जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ ज़मीन की नहीं होती, वो समाज के अंदर से आती है। इसलिए उन्होंने समाज को सुधारने पर भी पूरा ध्यान दिया। उन्होंने एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा, लोगों से शराब जैसी आदतें छोड़ने और एक साफ सुथरा जीवन जीने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास और बलि जैसी प्रथाओं का भी जोरदार विरोध किया। ये सब अपने लोगों को एकजुट और मजबूत करने का उनका तरीका था। तो इस महान हलचल का अंजाम क्या हुआ? क्या ये कामयाब रहा? चलिए अब विद्रोह के नतीजों और इतिहास में इसकी अहमियत पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरी कहानी में एक साल है जो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो साल है 1908। ये साल इस विद्रोह के सबसे बड़े और ठोस नतीजे का प्रतीक है। 1908 में इसी विद्रोह के सीधे असर के तौर पर ब्रिटिश सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा, और ये एक ऐतिहासिक कानून था। इसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी। इसने उनकी खुंटकट्टी व्यवस्था को कानूनी सुरक्षा दी। ये मुंडा विद्रोह की एक बहुत बहुत बड़ी जीत। इस विद्रोह का असर हर तरफ हुआ, समाज पर, संस्कृति पर, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर, हर चीज पर। सामाजिक तौर पर लोगों में राजनीतिक आज़ादी की एक नई भावना जगी। सांस्कृतिक रूप से उनकी एकता और पहचान और मजबूत हुई। धार्मिक तौर पर इसने समाज के अंदर के अंधविश्वासों को चुनौती दी, और आर्थिक रूप से जैसा कि हमने देखा, 1908 के कानून के जरिए उनकी सबसे कीमती चीज, उनकी जमीन, को सुरक्षा मिली। तो आखिर में हम इस विद्रोह को कैसे याद रखें? इसकी विरासत क्या है? देखिए, ये इतिहास की किताब का सिर्फ एक पन्ना नहीं है। ये आदिवासी गौरव, हिम्मत और संघर्ष का एक जीता जागता प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात यह है, भले ही इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया और बिरसा मुंडा की जेल में ही दुखद मौत हो गई, लेकिन ये नाकामयाब नहीं था। इसने अंग्रेजी हुकूमत को आदिवासियों के हक को मानने और कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। और तो और ये आने वाले न जाने कितने आंदोलनों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया। और यहीं पर एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल उठता है, बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान की ये विरासत आज के आदिवासी आंदोलनों को कैसे प्रेरणा देती है, जो आज भी अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विद्रोह को 100 साल बाद भी जिंदा रखता है।